नमस्कार जन टीम, आप सभी का स्वागत है। समय खास खबर का हो चला और खास खबर में आज हम राजस्थान में एक सीट पर उपचुनाव हुए हैं। वोटिंग हो गई है सरदार शहर की सीट, और इस सीट पर काफी अच्छा रोचक मुकाबला भी हुआ, त्रिकोणीय मुकाबला भी बना और स्थितियां ईवीएम में कैद है। अब फिलहाल जनता के मन में सरदार कौन बना, क्योंकि कल वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग होने के बाद में अब तमाम जो उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में थे, उनका जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद यहां पर है। तो ऐसे में ये सीट काफी रोचक कही जा सकती है, और खास इसलिए भी है कि राजस्थान में इसके बाद 1 साल बाद चुनाव होने हैं, विधानसभा का मिशन 2023 का रण, जिसको लेकर फिलहाल पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। लेकिन ये नतीजे जो है वो 2023 पर इम्पैक्ट हालांकि डालेंगे कितना ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी इसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में माधुराम चौधरी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी और सरदार शहर से हमारे जो पत्रकार हैं गजेंद्र सिंह वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से थोड़ी देर में पंकज शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। अनिल सेन, चर्चा आज इस सरदार शहर सीट को लेकर करेंगे। काफी रोचक मुकाबला हुआ, तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश की और एक तरह से लगा तमाम पार्टियों के जो वोटिंग होने के बाद में दावे जिस तरह से हो रहे हैं, बीजेपी की कह रही है कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस का दावा है कि इतिहास देख लीजिए, इस सरकार का देख लीजिए, पिछले सरकार का देख लीजिए, जिस तरह का चुनाव नतीजा रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। तो ये जो गणित है, इस गणित के बीच में हनुमान बेनीवाल की जब पार्टी आरएलपी आती है तो वो रोचक मुकाबला यहाँ पर करती है। लेकिन अब डैमेज किसको कर रही है वो पार्टी, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। फिलहाल सबसे पहले गजेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। अच्छा मुकाबला हुआ, आपने काफी करीब से भी देखा, वहां पर रहे भी आप, चुनाव प्रचार भी देखा, चुनाव की स्थितियां भी देखी हैं। क्या लगता है किस तरह का मुकाबला ये उपचुनाव का रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार सरदार शहर का ये अंतिम विधानसभा उपचुनाव था तो कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों के लिए काफी अहम चुनाव था और काफी जबरदस्त यहाँ पर चुनावी माहौल रहा। हालांकि सरदार शहर में जो रेला मेला है वो समाप्त हो चुका है, 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में आरएलपी कामयाब हुई। जिस प्रकार से आरएलपी की सभाओं के अंदर भीड़ उमड़ी, जिस प्रकार से आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल का जादू असर कर बोला सभाओं, वैसे वैसे कुछ मतदाताओं को रुझान भी जनते ने डालने की कोशिश की। गाँव देहात के अंदर भी हमने कोशिश की क्या मतदाताओं किस प्रकार से मतदान किया। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जबरदस्त तरीके से आरएलपी ने भाजपा और कांग्रेस को दोनों दलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बम्पर वोटिंग है वो आरएलपी के पक्ष में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस उपचुनाव के अंदर मुद्दों की राजनीति हुई? क्या सत्ताधारी पार्टी ने विकास विजन और जिस तरह से बीजेपी लगातार जो फेलियर सरकार का यहाँ पर था उसको यहाँ पर मुद्दा बनाया, जनता के बीच में क्या इश्यू थे क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तीनों दलों के उससे प्रयास ये किए गए थे कि सहानुभूति के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी अनिल शर्मा, उनके पिताश्री का निधन हो गया था 9 अक्टूबर को, विधायक पंडित भोला शर्मा का। उसके बाद में कांग्रेस की ओर से सहानुभूति कार्ड चला गया और अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। जिसके बाद हालांकि भाजपा की ओर से भी यही सहानुभूति का कार्ड चला गया। भाजपा प्रत्याशी जो अशोक पिंटा वो सरदार शहर के अंदर 5 चुनाव बीजेपी की ओर से लड़ चुके हैं, जिसमें से 1 के अंदर उन्होंने जीत हासिल की है और 4 चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसमें उनका भी यही कहना था कि मैं 4 चुनाव हार चुका हूं, तो इस बार आप मुझे मौका दीजिए। और एक सभा के अंदर वो उनके आंसू भी बह निकले थे और भावुक होते हुए नजर आए। इसके अलावा आरएलपी की बात करें तो राशन गुड है, उन्होंने भी लगातार आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि मुझे पिछले 35 सालों से परेशान किया गया, मेरे तरह के आरोप लगाए गए, मुझ पर झूठे केस मुकदमे किए गए। तो वो भी भावुकता का कार्य चला। हालांकि पूरे चुनाव की बात करें तो भावुकता जैसा कोई इस चुनाव में नजर नहीं है, सहानुभूति का कार्य किसी भी पार्टी का नहीं चला। पूरा का पूरा चुनाव है वो जातीय आधार पर लड़ा गया, पूरा चुनाव वो जातियों के ऊपर चला गया। जी, माधुराम जी के पास आना चाहूंगा। माधुराम जी, आपने तो काफी करीब से चुनाव देखा, वहां पर कैंपेनिंग भी किया, प्रचार भी किया है। हालांकि इस सरकार में देखे या पिछली सरकार में देखे, नतीजे आपके पक्ष में बेशक नहीं रहे होंगे, लेकिन हर चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम होता है। इस सीट को कैसे देखते हैं आप? जीत का दावा तो करेंगे आप, लेकिन जीत का जो आधार है वो क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए अनिल जी, ये चुनाव जवाहरलाल जी के देवासन के बाद में जब सबसे पहले जब चुनाव की तिथियां घोषित हुई तो भारतीय जनता पार्टी के अभी पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड पे देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बार चुनाव जीती है, परंतु हमने हमारी संगठन की ताकत और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसकी साफ छवि, बेदाग छवि और संगठन ने जिस प्रकार चुनाव लड़ा उसके बाद में अशोक गहलोत जी को
पसीने ला दिए, उनके बार बार मंत्री यहाँ पे आए, उनकी सरकार के सत्ता का पूरा उन्होंने दुरुपयोग किया और अशोक गहलोत जी को दोबारा आना पड़ा और दोबारा आके लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ा कि भंवरलाल शर्मा जी जो उनके खिलाफ एक बार उनके खिलाफ चले गए थे गुड़गांव में, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये नहीं हो कि मेरे को लोग उनके भंवरलाल जी खिलाफ थे तो ये लोग मेरे खिलाफ नहीं हो जाए, तो उन्होंने ये विश्वास आगे अनिल शर्मा जी के कंधे पे रख के और बार बार ये कहा कि भंवरलाल जी शर्मा ने यहाँ काम कराया है, हम आपको काम कराएंगे। और आपने ये भी सुना होगा कि जब अशोक गहलोत जी वहां से मीटिंग करके वापस जाने लगे तो लोगों ने हाय हाय के नारे भी लगाए। यहाँ की जनता अगर जाके बात करें, जनता के मुद्दों की बात करें तो जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, सरकार से दुखी है। चाहे किसान वर्ग यहाँ बड़ा एक वर्ग है, वो वर्ग में लाइट नहीं मिल रही है, उनको कोई भी सुविधा के नाम पे अगर सड़क की बात करें तो गाँव का बुरा हाल है। तो ये जो सारी योजनाएं जो पिछली सरकार की थी, आ रहे हैं सत्ता के मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप यहाँ पर है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि आपके